गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टार्ट ही कर रहे हैं। हाथ एक बार उठा दीजिए, कितने लोग स्टार्टर्स हैं? मेजॉरिटी। ठीक है, कोई ऐसे हैं जो एक आधी अटेम्प्ट दे चुके हैं? कम है, ठीक है, स्टार्टर ही है वो भी एक तरीके से। तो देखिए, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम समझ लीजिए। एग्ज़ाम है क्या प्रोसेस है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्वालिफाइड कौन से हैं, कंपलसरी कौन से हैं, कितनी ड्यूरेशन होती है दोनों के बीच में, या जो भी स्टेजेस आते हैं मल्टीपल उनके बीच में, क्योंकि आपको प्लान करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली कि मेंस और प्री और मेंस के बीच में कितना सिलेबस कवर करना रह जाएगा, कितना पहले से करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी यदि आप एग्ज़ाम को समझें। दूसरी चीज़, आपको बहुत लोग बोलेंगे सिलेबस पढ़िए, सिलेबस समझिए। कैसे करना है, लेट मी टेल यू। सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पर है, उसको आप लोग प्रिंट कर लीजिए। उसमें एक एक लाइन बुलेट पॉइंट्स हैं, एक एक बुलेट पॉइंट एक एक पेज पर प्रिंट करिए, क्योंकि उसमें वो सिलेबस के बिल्कुल की पॉइंट्स हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, कोचिंग प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हैं, वो मिल जाएंगे आपको ईजिली। हर टॉपिक में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, प्री में भी मेंस में भी। यदि आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी में भी यूपीएससी तो होता है, हिंदी में पढ़ लीजिए। जब आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे ना हर पॉइंट के बाद, आपको सिलेबस खुद समझ में आने लगेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या है कैसे है। इस प्रक्रिया में अगर पहली बार करेंगे तो 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, और उतनी ही शिद्दत से करिए भी। एक एक कीवर्ड देखेंगे आप एग्जाम में, डिस्कस, एनालाइज, इलस्ट्रेट, सब्सटैंशिएट, हर एक को, क्योंकि इंटरनेट पे सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप बस डाल दीजिए यूपीएससी मेंस कीवर्ड्स और आ जाएगा। अब हर क्वेश्चन में समझते जाइए, आंसर नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन समझना है। एक बार प्रोसेस हो गया, फिर अपनी बुक्स पर आप ज़ीरो इन कर जाइए। बुक्स की थोड़ी सी शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अब कौन सा दोनों में से जो आपको सूट करे, एक महीना दोनों पढ़िए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा ही ऑर्नामेंटल हो जाती है कभी कभी, और इंडियन एक्सप्रेस कंपैरेटिवली सिंपल है, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजेशन हिंदू का बेटर लगता है। एक हफ्ता पढ़िए दोनों को, दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग, एक हफ्ता हिंदू, एक हफ्ता इंडियन एक्सप्रेस। डिसाइड करिए कौन सा सूट करता है आपके टेस्ट को, आपके अंडरस्टैंडिंग को। कुछ देखिए, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं कि आप देख लीजिए यूट्यूब पर किसका आपको एडिटोरियल डिस्कशन अच्छा लगता है, क्योंकि एडिटोरियल कई बार शुरू में समझ में नहीं आएंगे, तो उनकी हेल्प से एक क्लैरिटी आती जाएगी। इतना करंट अफेयर्स में फिर आप देखिए नोट्स तो मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाएगा, फिर लास्ट में आप उसको कैसे रिवाइज करेंगे, इट विल बी अ चैलेंज। तो नोट्स मेकिंग में नहीं जाइए, जो कंपाइलेशन अच्छी लगे। अगेन मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो अच्छा लगे, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग है। तो हो सकता है आपको केएसजी की कंपाइलेशन बहुत अच्छी लगे, या आपको किसी और की कंपाइलेशन अच्छी लगे। एक बार पढ़ के देखिए, जो अच्छी लगती है, कॉम्प्रिहेंसिव बढ़िया कवरेज दे रही है, उसको पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, बिना रुके पढ़ना है, कम से कम 2 साल के लिए पढ़ना है। ये अपने दिमाग में आप बना करके चलिए। हिस्ट्री की बात करूँ, मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। वैसे तो मुझे लगता है टीचर्स सारे बताते ही हैं, फिर भी ज़रा सा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक भी आती है, उनके हैंडरिटन नोट्स दोनों हैं, और साथ में फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। 11th बोर्ड में 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट और मिडिवल के लिए कर लें। और मिडिवल वगैरह में बहुत ज़्यादा वॉर और किंग पे मत जाइए। मैंने कहा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे ना, तो आपको ये खुद समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यही स्मार्ट वर्क है कि खुद ही समझ में आ जाए कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ज्योग्राफी में 2+2 एनसीईआरटीज, 2 11th की, 2 12th की, प्लस मैपिंग, एक्सटेंसिव मैपिंग में क्वेश्चन आते हैं, और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इम्प्रूव होती है। एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या 1 चैप्टर है। 12th बायोलॉजी में 4 चैप्टर्स हैं एनवायरमेंट रिलेटेड, इनको कर लीजिए। करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिए, कोई कीवर्ड आता है तो गूगल करिए। मान लीजिए आ रहा है कि इंडिया रैटिफाइड किगाली अमेंडमेंट, तो रीड किगाली अमेंडमेंट एंड हाउ टू फाइंड कंटेंट, जस्ट गूगल किगाली अमेंडमेंट यूपीएससी, जो रेलेवेंट आपको दिखे, फिर उसमें पढ़ते जाइए 2-3 जो भी ऊपर आएगा।
जो अच्छा लगने लगे उसको फिर आप रेगुलर बना लीजिए अपने लिए। साइंस एंड टेक के लिए यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो करंट अफेयर्स भर से हो जाएगा, और अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो साइंस मॉनिटर देख सकते हैं। यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस होते हैं एनिमेटेड बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। इसरो का कोई मिशन हुआ लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, किस लिए यूज़ होता है, नेविगेशन के लिए है क्या, या वो कम्युनिकेशन के लिए है। इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, इंटरेस्ट अपना डेवलप करिए। पॉलिटी की बात करें तो मुझे लगता है लक्ष्मीकांत को सबको मालूम है, उसको सप्लीमेंट करिए करंट अफेयर्स से। तो नोट्स मत बनाए, लेकिन सपोज सुप्रीम कोर्ट का कोई केस आया जिसमें वो कुछ कहते हैं, उसको आप आंसर्स में कोट कर सकते हो। जैसे कि अभी कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए और लोगों ने रोड जाम कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देयर कैन नॉट इन CPIM वर्सेस भरत कुमार केस इट सेड यू कैन नॉट हैव अ राइट टू वायलेट समबडी टू वायलेट समबडी एल्सेस फंडामेंटल राइट। यहाँ कौन सी राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर एथिक्स में कभी आ जाए कि यू आर अ DM एंड दिस एंड दैट दे हैव ब्लॉक, आप रिपोर्ट कर दीजिए। दीज आर द टिप्स दैट यू कैन टेक फॉर पॉलिटी। ये करंट अफेयर्स से मिलता जाएगा, पेपर में आते जाएंगे ये केसेस, और वो कंपाइलेशंस में भी आते जाएंगे। पॉलिटी हो गया, और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट रह जा रहा है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए 11th क्लास की जो NCERT है उसको करिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नॉवल जैसी है वो, ऐसे का बहुत मटेरियल मिलता है, प्रिलिम्स का बहुत मटेरियल मिल जाता है, तो उसको कर लीजिए। साथ में 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है पूरी नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिव जो की टर्म्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल, एक ब्रीफ में सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, देखिए मैं आपको बताऊँ, सर्वे सबसे अच्छी PIB पे आती है। PIB पे एक बजट की भी समरी आती है, इकोनॉमिक सर्वे की भी समरी आती है, उसको आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ करके, या किसी कोचिंग की समरी पढ़ लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी चीज़ें न्यूज़ में, देखिए कुछ तो परमानेंट, जो P5 मेंबर्स हैं UN के, वो हो गए, हमारे नेबर्स हो गए। कुछ ऐसे जो हाइट पर रहते हैं जैसे G20, एशियान, SCO, SAARC, ब्रिक्स, ये कॉमन है, WTO, WHO, इनको लेकर के तो आपको बैकग्राउंड भी तैयार करना है और करंट अफेयर्स भी करना है। बाकी कुछ एकदम ऐसी कंट्री है जैसे कि वो अभी पास्ट में प्रेसिडेंट विजिटेड माल्डोवा, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव यू रिजर्व यू सो माल्टा, आई थिंक, सॉरी माल्टा, इट्स एन आइलैंड, सो इट इज़ नॉट अ कंट्री विच इज़ ऑलवेज इन न्यूज़। तो इसका आप करंट अफेयर्स फॉलो करिए। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ है, मेडिटेरेनियन एरिया में अगर है, आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया के वहाँ क्या इंटरेस्ट है, मतलब एक कंट्री पर अटकना नहीं है, इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। और कोई सब्जेक्ट रह गया, एथिक्स। एथिक्स के लिए कीवर्ड्स जो दिए हुए हैं उनको गूगल करिए, समझ लीजिए कि जैसे ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी दोनों में अंतर क्या है, डेफिनेशंस लिख लीजिए, अपने पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल्स। और एथिक्स में थिंकर्स भी हैं, तो जैसे कि बुद्ध, गौतम बुद्ध, APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस बार एथिक्स में एक क्वेश्चन आया था कि वेपन अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है तो उसमें उसको क्या एथिकल इश्यूज को कंसिडर करना चाहिए। आप उसको कंक्लूजन में मैंने जो किया था मैं वो बताती हूँ। एथिक्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर कर देती हूँ। मैंने कंक्लूड किया, नो मैटर हाउ एथिकल वी ट्राई, वायलेंस इज अ मेसी वेपन, as Mahatma Gandhi has said, it can never give a lasting peace. The intent behind procuring weapons is not just to collect them, but to actually use them. This creates insecurity, and thus the ultimate goal should be a world free of weapons. इससे क्या हुआ, आपका एक विजन दिखता है कि आप एक शांति प्रिय इंसान हैं, आप एक ऐसी दुनिया की कामना करते हैं जो एक अच्छी हो। ये प्रैक्टिकल ना लगे हो सकता है, इसीलिए आपने पूरे आंसर में प्रैक्टिकल बातें की। लास्ट में तो आप एक विजन दिखाइए, कोई कोटेशंस, थिंकर्स और उनको रेलेवेंस ज़रूर ध्यान में रख के चलिए, और ये आपको हेल्प करेगा। ऐसे में भी, ऐसे की बात करूँ तो अनुदीप पुरी शेट्टी सर 2017 में उनकी पहली रैंक थी, उनका ब्लॉग है, उसमें कोटेशंस भी दिए हुए हैं, नोट्स भी दिए हुए हैं। 3-4 बार मैंने पढ़ा, सैम्पल ऐसेस पढ़े। ऐसे के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह में नहीं ले पाई, टाइम नहीं था, तो उसके बाद फिर मैंने अपने कलीग से इवैल्यूएट कराया। उसमें एक्सपीरियंस ये रहा कि पर्सनल एग्जाम्पल्स दीजिए, बुकिश एग्जाम्पल्स सब लिखेंगे। आप इतनी हज़ारों कॉपीज़ में आपकी कॉपी इवैल्यूएट क्यों करें एग्जामिनर अच्छे से, क्योंकि
क्योंकि आपने कुछ अलग लिखा है। पैट्रियार्की पे आया था ऐसे, इस बार पेपर देखिएगा, मैंने उसमें एग्जाम्पल्स ऐसे दिए कि व्हेन अ वुमन इज बॉर्न, तो किस किस स्टेजेस से जाती है। तो मैंने एक मैरिज का स्टेज लिया, शी इज सपोज्ड टू चेंज हर सरनेम, शी इज सपोज टू लीव हर पेरेंट्स हाउस, व्हाई नॉट मैन। ये देखिए, ये बुक्स में नहीं मिलता, इन्हें अपने आसपास ही दिख रहा है, पर ये चीज़ें प्रैक्टिकलिटी दिखाती हैं आपकी। सो यूज़ योर ओन एग्जाम्पल्स। बहुत अच्छा लगता है, खूब सारे कोटेशंस जैसे मैंने कहा इकट्ठे कर लीजिए। ओवरऑल ये ब्रॉड बुक लिस्ट हो गई, और एथिक्स में केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस से आएगा। प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के पेपर्स लीजिए, डेली एक एक टेस्ट केस स्टडी लिखिए और हो जाएगा। अब स्टेज वाइज आ जाते हैं। एक और चीज़, नोट मेकिंग स्टैटिक पोर्शन में या डायनेमिक जो भी है, प्रीलिम्स के लिए मत करिए, क्योंकि फैक्चुअल रहता है ज़्यादातर, अगर 4-5 बार पढ़ लेंगे तो याद आ जाएगा। मेंस में ज़रूरत होती है थोड़ी सी नोट मेकिंग की ज़्यादा, क्योंकि लिखना है और ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पढ़ के सोच करके 7 मिनट में 1.5 पेज का आंसर तैयार होना चाहिए। उसके लिए कैसे नोट्स बनाएं? सिनॉप्टिक, बिल्कुल बुलेटेड पॉइंट्स कि देख करके याद आ जाए। 5-6 सब पॉइंट्स में हर टॉपिक, जैसे पैट्रियार्की है, गवर्नेंस है, या फंडामेंटल राइट्स, जो कुछ भी है क्या है, कुछ करंट में कुछ चल रहा है क्या, कुछ बैकग्राउंड हो, अगर कुछ उसकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डेटा दे दीजिए। डेटा तो देखिए आपको आए दिन मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। और डेटा मीन्स में ना कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज लिखिए और सोर्स को कोट करिए। Don't say that 1/3 of Indian children are stunted and this shows the level of malnutrition or anything. Who says it? UNICEF says it. Who says it? Global Hunger Index says it. Standard environment है तो IPCC की कोई रिपोर्ट, UNEP की कोई रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और उसको कोट भी करिए कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्ट। क्योंकि क्या होता है ना, रैंडम डेटा दोगे तो कौन बिलीव करेगा। जस्ट टेल देम वेयर यू गॉट दिस डेटा फ्रॉम। डेटा की तो शीट बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज, ताकि वो टिप्स पर रहे। और इंट्रोडक्शन में डेटा बहुत काम आता है मेंस में, मेंस की नोट मेकिंग। एक टॉपिक उठाया, व्हाट इट इज, बैकग्राउंड, डेटा और एनीथिंग, एडवांटेजेस और पॉजिटिव्स पॉइंट दैट आर एसोसिएटेड, नेगेटिव और कॉन्स दैट आर एसोसिएटेड, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू मोर, व्हाट इज योर ओन विजन। मेंस में ओवरऑल इन्हीं 5-6 में से वो ऐसे मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। तो अगर ऐसे नोट्स होंगे तो तुरंत स्ट्राइक करेगा। इस बार अर्बन फ्लड्स पे जैसे क्वेश्चन था, अगर पता है कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, विजन क्या है, फटाफट आंसर होगा। आंसर्स में देखिए डायग्राम का यूज़ करना है, मैप का यूज़ करना है, अननेसेसरली नहीं घुसाना है कि ज़बरदस्ती जो आराम से पॉइंट में लिख सकते हैं तो उसका डायग्राम बना रहे हो, थोड़ा मैसी सा बना रहे हैं। मैप यूज़ करिए, पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं, वेन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। वो छोटा छोटा बना लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमने ये बना दिया, हो जाएगा इतने में। आई थिंक मेंस में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं, मैंने भी क्योंकि मुझे डाउट था, जिनकी हैंड राइटिंग स्लो होती है उनके लिए अच्छे क्वालिटी का एक तो पेन यूज़ करिए। योर पेन शुड ग्लाइड ऑन पेपर, अदरवाइज योर नर्व्स विल गेट रियली स्ट्रेन्ड। मैंने ट्राइमैक्स यूज़ किया था, आप भी कोई अच्छा पेन अपने हिसाब से देख लीजिए। खूब लिखने की आदत डालिए, क्योंकि एक दिन में आपको 6 घंटे लगातार लिखना होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऑप्शनल में एक क्वेश्चन छूट गया था 10 नंबर का, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी। तो बहुत प्रैक्टिस लगती है लिखने की प्रैक्टिस। अब कब आंसर राइटिंग शुरू की जाए? आंसर राइटिंग की जो डेली आंसर राइटिंग बिल्कुल डे 1 से मत करिए। आपको जब कुछ नॉलेज नहीं है तो क्या लिखेंगे? तो क्या करना चाहिए, मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर महीने 10 से 20 आंसर लिखिए जो आप स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लीजिए, पढ़ लीजिए जाकर के उसके बारे में जो भी पूछा है, कीवर्ड समझ लीजिए, फिर आंसर लिखिए। कितने मिनट में? 20 मिनट, 25 मिनट, जितना लग जाए उतना। उसको फिर से रिवाइज करिए कि और बेहतर लिखा जा सकता था क्या। अगर लगता है कि हाँ और बेहतर था, दोबारा लिखिए। जब आप ऐसी एक्सरसाइज कई क्वेश्चंस के लिए कर लेंगे ना, 20-30 क्वेश्चन होते जाएंगे एक महीने में, मतलब डेली एक क्वेश्चन लगभग, तो 4-5 महीने में आप 100 क्वेश्चन लगभग लिख चुके होंगे और आपके टिप्स पे आएगा। फिर आपको बार बार नहीं लिखना है, एक बार में ही करेक्ट स्ट्रक्चर निकल के आएगा। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। मुझे पॉइंट वाइज पसंद था, मैंने इवन एथिक्स और सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शन में भी पॉइंट वाइज ही लिखा है। आपकी चॉइस हो सकती है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड भी करता है।
मैंने प्रीलिम्स शायद मिस कर दिया बीच में। प्रीलिम्स के लिए मैं बता दूँ, प्रीलिम्स has become really, I think, one of the toughest part of this exam. Practice is what will take you ahead. मॉक टेस्ट फुल लेंथ के लगाने हैं। मैंने एग्जाम के 3 महीने पहले से फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना शुरू कर दिया था। मिक्स एंड मैच कर लीजिए। क्या होता है जब एक ही इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो ब्रेन अलाइन होने लगता है। कुछ टफ करिए, कुछ इजी करिए, कुछ मीडियम करिए, उससे आपका ब्रेन अलाइन नहीं होगा। यू विल बी वेरी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। 30 से 40 क्वेश्चन होंगे जिसका बिल्कुल डायरेक्ट आपको आता होगा, बाकी में इंटेलिजेंट गेस वर्क ही करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैसे करें गेस वर्क? नॉलेज प्लस कॉमन सेंस। जब प्रैक्टिस करते हो ना तो एक डायरी ले लेना प्रीलिम्स के लिए, हर पेज पे राइट डाउन द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक और समथिंग, पॉलिटी में कौन सा टॉपिक गलत होता है? फंडामेंटल राइट्स। जाकर के बुक से पढ़ो, टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन से नहीं, बुक से, क्योंकि आसपास का भी आप रिवाइज करेंगे उसमें। ऐसे हर टॉपिक में अपने वीक पॉइंट्स देखते जाइए। एलिमिनेशन कैसे सीखना है कि जो आप एलिमिनेशन करते हो उस पर एक स्टार मार्क लगा दिया। जो गेस वर्क एकदम करते हो कि क्रूड थोड़ा सा गेस वर्क है, स्मार्टनेस थी पर फिर भी थोड़ा सा क्रूड है, उसमें टिक मार्क लगा दिया। और बाद में देखो कहाँ एलिमिनेशन काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा, कहाँ गेस वर्क काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा, पता चल जाएगा कि कहाँ गेस नहीं करना है। और फाइनल एग्जाम में गलती नहीं होगी। कट ऑफ देखेंगे तो देखिए 92 आया है इस बार, 92 पॉइंट कुछ, कट ऑफ नीचे जा रही है। बी वेरी स्मार्ट। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब आ जाते हैं इंटरव्यू स्टेज पे। बहुत खास प्रिपरेशन की ज़रूरत देखिए नहीं पड़ती है, बस अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होता है। बी वेरी यूनिक। KSG के साथ मेरा एसोसिएशन एक्चुअली इंटरव्यू स्टेज पर ही हुआ एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन वंडरफुल, एब्सोल्युटली एनरिचिंग। जब मेरा पहला इंटरव्यू, शायद सर डाले पता नहीं मुझे, मॉक इंटरव्यू, आई वॉज सो बैड, माई बॉडी लैंग्वेज वॉज नॉट करेक्ट। I spoke like kids speak, unstructured answers and saying whatever comes to my mouth, and I gave it an April, क्योंकि पहले थोड़ा सा पहले होना था, सेकेंड वेव के बाद डिले हुआ था। Sir told me stick to your original personality, क्योंकि वो आप हो, but improve it. तो don't try to become someone you are not. Awareness बढ़ाइए। सर ने कहा आंसर बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर बोलिए, सॉल्यूशंस बोल रहे हैं तो ये नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो, एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसा कर लीजिए, टेक्निकली ऐसा कर सकते हैं, पर्सनली ऐसा कर सकते हैं। पर एक ऑर्डरली इंसान की तरह खुद को प्रेजेंट करिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। कुछ ऐसा बोल दीजिए कि उनको मजा आ जाए। मेरे इंटरव्यू में 193 है, इट इज़ डेफिनेटली नॉट टू हाई दिस ईयर, बट आई थिंक इट्स डिसेंट इनफ एंड आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन इंटरव्यू। आई थिंक सर विल टेल दैट। एंड सर का जो गाइडेंस है, आई जस्ट यूज्ड टू व्हाट्सएप हिम द क्वेश्चन, ही वुड कॉल मी बैक व्हेनेवर ही वुड गेट फ्री एंड टेल मी। और इतना हेल्प किया है कि छोटे छोटे क्वेश्चन कि सर वो अगर ऐसा पूछें कि इंटरव्यू के बाद क्या कर रहे हो तो क्या कहना है तो ही वॉज वेरी वेरी फ्रैंक एंड ल्यूसिड। तो सर का गाइडेंस तो आप लोगों के पास है ही। सर इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस एंड बहुत एनरिच होंगे आप इस पूरी जर्नी में। एंड आई जस्ट विश दैट द फोर्स बी विद यू। एक चीज़ कहूँगी, एक्चुअली 2 लाइन मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती हैं, हर चीज़ का हल है, आज नहीं तो कल है। और एक और असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। गलतियां तो देखिए कभी, जब जर्नी में चलेंगे तो फिर रास्ते में तो कंकड़ पत्थर आएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसमें वॉक डाउन ना हो जाए। गलती हुई तो आगे देखिए ना। जैसे मैंने जॉब छोड़ दी और कई बार मैं सोचती थी कि जो लोग भोपाल से वो समझेंगे, BHEL भोपाल में मैं इंजीनियर थी, तो इंजीनियर तो और ज़्यादा समझेंगे कि वो एक अच्छी जॉब थी। तो कभी लगता था कि गलती तो नहीं कर दी, कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ छाड़ के बैठ गए, कहीं प्रीलिम्स ही नहीं निकला और सेकेंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो बस फिर हो गया सारा जर्नी, सारा जॉब वॉब ड्रीम पैशन सब कुछ। तो मोटिवेटेड रहिए, सामने देखिए अपनी लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस करके आपने ये जर्नी अडॉप्ट की है। तो जब इतना चल के आ गए, एंड वन मोर थिंग, आई हैव रेड द बुक एल्केमिस्ट, इट सेज कि द नाइट इज डार्केस्ट इन द आवर बिफोर द डॉन। तो जब सुबह होने वाली होती है तो सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। पहाड़ जब पूरा चढ़ चुके होते हैं ना, तभी हम फंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो होप नहीं होना है, चाहे जैसी सिचुएशन आए आगे बढ़ते रहिए। माई बेस्ट विशेस आर विद यू। आज थोड़ा टाइम कम है, कभी अगर हुआ, भोपाल की ही मैं रहने वाली हूँ,
मैंने यही स्कूल, एजुकेशन, जॉब, कॉलेज सब यही किया हुआ है। तो आती रहूँगी, मिलती रहूँगी। आप लोगों के डाउट्स आज टाइम नहीं है, आगे डेफिनेटली मैं लूँगी। एंड आई होप अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत हेल्प हुई होगी इस मेरे इंटरेक्शन से, आई विल बी ग्लैड। एंड मे द फोर्स बी विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट, यू विल क्रैक इट, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।